साथियों, मैं संदीप कुमार जहांगीर आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको पिछले वीडियो से पता चला हो कि इसमें कुछ कमी है या फिर मुझे कुछ सुधार की गुंजाइश है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट करो, मुझे सलाह करो, मैं प्रॉपर वीडियो आपको पहुंचा सकूं। जो लास्ट टाइम जो भी पढ़ा था उसके बारे में मैं आपको 2 मिनट में क्विक रिवीजन दे देता हूं। उसके बाद में अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और चैप्टर H2 ही रहेगा। जो पॉइंट अपने बाकी है उसके बारे में अपन जानेंगे। पहली बात, ये इसका सामान्य सूत्र होता है, ठीक है। अगर मैं उसके बाद में बात करूं, मैंने कल आपको बताया था अनुपात 2:1, वो किसके रूप में होता है? परमाणु में। कहने का मतलब H2 में H कितने हैं? 2 और ऑक्सीजन कितने हैं? 1, तो ये 2:1 हो गया। फिर मैंने एक अनुपात बताया था 1:8, तो वो अनुपात मेरे पास था परमाणु भार के रूप में। दोस्तों, जस्ट रिवीजन करा रहा हूं आपका। पानी एक रंग विहीन होता है, आपको पता है, मैंने आपको कल बताया था, स्वाद विहीन होता है और गंध विहीन होता है। पानी की पीएच वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? 7 होती है। पानी की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? उदासीन होती है। फिर मैंने आपको कुछ पॉइंट ये भी बताए थे कि जो पानी की जो संरचना होती है वो कुछ कोणीय टाइप की होती है और उसके बीच में जो एंगल होता है वो एंगल होता है 104.45 डिग्री, जबकि O और H के बीच में जो बॉन्डिंग डिस्टेंस थी वो बॉन्डिंग डिस्टेंस दोस्तों मैंने आपको कितनी बताई थी? 95.84 बताई थी। तो ये पिकोमीटर के रूप में थी अपने पास। मैंने ये भी बताया था कि 0.9584 एंगस्ट्रॉम भी अपन लिख सकते हैं। अब अपन आज नई चीजें स्टार्ट करेंगे दोस्तों। वैसे भी मैंने कुछ आपको बहुत चीजें बताई है, लेकिन रिवीजन उतना नहीं हो पाएगा। अपन नया स्टार्ट करते हैं पॉइंट। मैंने आपको जल लास्ट वीडियो में जहां छोड़ा था उसके बाद में अपन स्टार्ट कर रहे थे। अपन यहां चल रहे थे। मैंने आपको ये बताया था कि ये परमाणु, ये मेरे पास जल की संरचना होती है, इसके बीच का जो बंध कोण होता है वो कितना होता है? 104.45 डिग्री, जबकि ये बंध लंबाई कितनी होती है? 95.84 पिकोमीटर होती है। 95.84 पिकोमीटर की बंध लंबाई हो गई। फिर मैंने आपको बताया कि जल क्या होता है? कोणीय होता है। फिर मैंने आपको बताया कि जल क्या होता है? एक ध्रुवीय अणु होता है। वो ध्रुवीय अणु कैसे हुआ वो मैंने आपको यहाँ बता दिया है। अब यहाँ एक चीज और गौर करना, मैंने आपको पहला पॉइंट तो ये बताया कि पानी क्या होता है? कोणीय अणु होता है। दूसरी बात, पानी क्या होता है? ध्रुवीय अणु होता है। अगर दोस्तों आपको ये पता नहीं है कि कोणीय कैसे हुआ, ध्रुवीय अणु कैसे हुआ, तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हो, वहां मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया आपको। मैं आपको तीसरा पॉइंट बता रहा हूं कि पानी एक उभयधर्मी अणु होता है। पानी क्या होता है? उभयधर्मी होता है। अब उभयधर्मी को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक बोलते हैं। इसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? उभयधर्मी होता है। और उभयधर्मी का मतलब क्या होता है कि पानी की प्रकृति ऐसी होती है, वो अम्लीय भी होता है और वो क्या होता है? क्षारीय भी होता है। फिर आप दोस्तों विरोध करोगे कि सर आपने कल तो ये बताया था कि पानी क्या होता है? उदासीन होता है। कल ही मैंने बताया आपको। और अगर आप दोस्तों अगर ये बात करोगे कि पानी उदासीन होता है, फिर मैंने आपको दूसरा पॉइंट ये बताया था कि पानी जो अशुद्ध होता है वो किस प्रकृति का होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। और मैं आज आपको क्या बता रहा हूं कि पानी अम्लीय प्लस क्षारीय दोनों होता है। तो ये बात हो सकता है आपको पचे नहीं, लेकिन मैं आपको यहाँ विद एक्सप्लेनेशन से बताऊंगा कि उभयधर्मी अम्लीय प्लस क्षारीय कैसे हुआ। दोस्तों पर गौर करना, ये H2 का मेरे पास एक अणु है, ये मेरे पास H2 का एक अणु है और यहाँ ये H2 का मेरे पास दूसरा अणु है। इन दोनों अणुओं को मैं जब जोड़ूंगा तो यहाँ मेरे पास ये ऐसे बनेगा कुछ H3O प्लस OH माइनस। यहाँ H3O प्लस बना और वहां मेरे पास क्या बना? OH माइनस बना। दोस्तों आप भी ये जानते हो कि जिसके अंदर OH माइनस आयन होते हैं वो हमेशा किस प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अगर दोस्तों अगर आप इतना नहीं जानते तो आने वाले दिनों में जब अपन अम्ल और क्षार वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में जानकारी दूंगा। ये मेरे पास H3O प्लस है, इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोनियम है। इनको अपन बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। और ये H3O प्लस, कहने का मतलब अम्ल के पास हमेशा हाइड्रोनियम आयन या फिर हाइड्रोजन आयन हमेशा विद्यमान होता है। तो यहाँ ये तो क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा।
और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। तो मुझे ये पता चला कि पानी एक उभयधर्मी अणु होता है, पानी एक ध्रुवीय अणु होता है, पानी एक कोणीय अणु होता है। उभयधर्मी कैसे हुआ दोस्तों, मैंने आपको बता दिया। ये सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया था, उस वैज्ञानिक का नाम था ब्रोस्टेड। उस वैज्ञानिक का नाम क्या था दोस्तों, ब्रोस्टेड उस वैज्ञानिक का नाम था। ये मेरे पास कुछ डाटा बचे हुए थे, वो मैंने आपको बताए हैं। अब दोस्तों अपन आगे मूव करते हैं, वो आगे मूव करते हैं वो देख रहे हैं एक बार आप दोस्तों। ये पानी है और ये मेरे पास पानी का क्या है, फॉर्मूला है। दोस्तों बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको पानी का रासायनिक नाम पता होता है। अगर एक बार आपको पता हो तो एक बार आप 1 मिनट या 1 सेकंड के लिए रुक करके आप सोचना, उसके बाद में मेरा जवाब सुनना, क्योंकि बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है जल का रासायनिक नाम क्या होता है। वो तो या तो जल बताएंगे या फिर उधर उधर घूमते रहेंगे, एग्जैक्ट नाम नहीं बता पाएंगे। यहाँ देख रहे हैं हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितना है, 1, तो इसका नाम क्या होगा, डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड इसका नाम हो जाएगा दोस्तों। अब एक बार गौर करना दोस्तों आप, ये मेरे पास H है और ये मेरे पास O है। ये मेरे पास H है, ये मेरे पास O है। इसके ऊपर +1 चार्ज होता है और इसके ऊपर -2 चार्ज होता है। होता कि नहीं होता दोस्तों। अब देखो ये इसके पैरों में आ जाएगा चार्ज और ये इसके पैरों में आ जाएगा, इसका मतलब ये 2 वाला यहाँ आ जाएगा तो ये H2 बन जाएगा। ये एक यहाँ पर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा दोस्तों। अब यहाँ एक बार इसको मिटा रहा हूं, इस H को मैं क्या बोलता हूं, हाइड्राइड। इस H को मैं क्या बोलता हूं, हाइड्राइड बोलता हूं, और जबकि इस O को मैं क्या बोलता हूं, ऑक्साइड बोलता हूं। इस O को मैं क्या बोलता हूं दोस्तों, ऑक्साइड बोलता हूं। तो इसका दूसरा नाम एक बार सुनना क्या होता है, इसका दूसरा नाम ये होता है ऑक्सीजन हाइड्राइड। इसका दूसरा नाम क्या होता है, ऑक्सीजन हाइड्राइड। ये अपने पास इसका दूसरा नाम है। अगर मैं आगे की बात करूं तो इसका एक और नाम अपने पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्साइड। इसके बाद अपने पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा। ये मेरे पास है इसके 3 नाम जो मैंने आपको रासायनिक नाम बताए हैं, तो रासायनिक नाम बता दिए हैं। ठीक है, अब अपन जस्ट आगे मूव करते हैं और कुछ जानने की कोशिश करते हैं। मैं सबसे पहले आपको ये बता रहा हूं कि जल की अपन अवस्थाएं कौन कौन सी देखते हैं। जल अपन को किस किस अवस्था में मार्केट में मिल सकता है, तो दोस्तों आप भी जानते होंगे जल अपन को 3 अवस्था में मिल सकता है। वो पहली अवस्था का नाम क्या है, ठोस, दूसरी अवस्था का नाम क्या है, द्रव, और तीसरी अवस्था का नाम क्या है, गैस। पहली अवस्था क्या हो जाएगी, ठोस, दूसरी द्रव और तीसरी क्या हो जाएगी, गैस। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस हो जाएगा। अगर मैं ठोस की बात करूं तो ठोस के रूप में अपन को क्या मिलता है, बर्फ, और द्रव के रूप में अपन को क्या मिलता है, जल, और गैस के रूप में अपन को क्या मिलता है, भाप। इसको अपन क्या बोलते हैं, वाष्प भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये मेरे पास पानी की 3 अवस्थाएं हो गई। मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। अब अपन क्या करते हैं, आगे मूव करते हैं एक स्टेप। अब यहां दोस्तों एक बार गौर करना, अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि जल के प्रकार कितने होते हैं तो आप जल के प्रकार बता नहीं पाओगे। जल के प्रकार अगर की मैं बात करूं तो जल के प्रकार कितने होते हैं, तो जल के मेरे पास कितने प्रकार है, 3 प्रकार है। जल के कितने प्रकार है दोस्तों, 3 प्रकार है। पहला है मृदु जल जिसको अपन सॉफ्ट वाटर बोलते हैं। 2 नंबर का मेरे पास है कठोर जल जिसको अपन हार्ड वाटर बोलते हैं। 3 नंबर का मेरे पास क्या है, भारी जल जिसको अपन क्या बोलते हैं, हेवी वाटर बोलते हैं। तो मैं यहां नाम लिख रहा हूं बारी बारी से। मृदु जल, कठोर जल, और ये मेरे पास क्या हो गया दोस्तों, भारी जल हो गया। अब अपन क्या करेंगे, बारी बारी से इनके बारे में अध्ययन करेंगे। मैंने आपको बताया मृदु जल को सॉफ्ट वाटर बोलते हैं, इसको अपन हार्ड वाटर बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, हैवी वाटर बोलते हैं। तो मैं पहले इसी को उठा लेता हूं क्योंकि ये छोटा सा पॉइंट है और अपन बहुत जल्दी कर पाएंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, D2O होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, D2O होता है। अब मैं यहां बात करूं कि यहां D क्या है और O क्या है। यहां D है ड्यूटीरियम, यहां D क्या है, ड्यूटीरियम है दोस्तों, और यहां O क्या है, ऑक्सीजन है।
यहाँ डी क्या है, ड्यूटेरियम है, और O यहाँ क्या है, ऑक्सीजन है। तो इसी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसी का रासायनिक नाम दोस्तों क्या हो जाएगा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड हो जाएगा मेरे पास। अब एग्जाम में बहुत बार प्रश्न ये आता है कि भारी जल का परमाणु भार कितना होता है। मैंने दोस्तों आपको ये बताया था कि जल का परमाणु भार कितना होता है, 18, लेकिन भारी जल का परमाणु भार ये नहीं होता है। बहुत बार एग्जाम में आ गया है, लोग ये नहीं देखते कि पूछा किसका ज्यादा, टिक लगा देते 18, जो कि गलत है। अब इसका जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है, 18, सॉरी परमाणु भार कितना होता है, 20 होता है। अब ये 20 आया कैसे दोस्तों, गौर करना, बहुत अच्छे लेवल से आपको बताऊंगा चीजें। अगर आपने पढ़ रखा है कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, अगर आपने नहीं भी पढ़ रखा, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, हाइड्रोजन के टोटल 3 समस्थानिक होते हैं अपने पास। पहले समस्थानिक का नाम होता है प्रोटियम, पहले समस्थानिक का नाम दोस्तों होता है प्रोटियम, दूसरे समस्थानिक का नाम होता है ड्यूटेरियम, और तीसरे समस्थानिक का नाम क्या होता है, ट्राइटियम। पहले का प्रोटियम, दूसरे का ड्यूटेरियम, और तीसरे का क्या होता है, ट्राइटियम होता है। इसको अपन क्या लिखते हैं, 1H1, इसको अपन क्या लिखते हैं, 1H2, इसको अपन क्या लिखते हैं, 1H3। मैं दोस्तों आपको आपकी जानकारी के अनुसार मैं यहाँ कुछ बता देता हूँ, वैसे इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है। परमाणु संरचना में आप कुछ इस प्रकार का फॉर्मूला पढ़ते होंगे, ZXA, यहाँ पे ऐसे पढ़ते होंगे। यहाँ A का मतलब क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है, जबकि Z का मतलब क्या होता है, परमाणु संख्या होती है। Z का मतलब परमाणु संख्या, A का मतलब क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है। और परमाणु द्रव्यमान अपन कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों का योग क्या कहलाता है, परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। और जितनी परमाणु संख्या होती है उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और उतने ही क्या होते हैं, अपने पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहाँ गौर करना दोस्तों, यहाँ परमाणु संख्या कितनी है, 1। हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता होगा अवसारणी में, यहाँ भी 1 और यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन ये इसकी क्या हो जाएगी, द्रव्यमान संख्या। तो यहाँ इसका द्रव्यमान कितना, 1, यहाँ 2, यहाँ कितना हो जाएगा, 3। तो ड्यूटेरियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ देखना दोस्तों एक बार आप, मैं इसको क्या ऐसे डिजाइन नहीं कर सकता, D प्लस O, D2O। यहाँ D का कितना हो जाएगा मेरे पास, 2, इस D का कितना हो जाएगा, 2, और इस ऑक्सीजन का मैंने आपको पहले बताया कितना होता है, 16। तो इनका करके कितना आएगा, 20 आएगा। दोस्तों बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो निकाल पाते हैं, रटने में तो बहुत माहिर है, लेकिन ये चीजें आई कहां से, वो मैंने आपको प्रूव करके बता दी है कि D2O का परमाणु भार कैसे निकलता है। मेरे हिसाब से कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब मैं एक स्टेप आगे मूव करता हूँ, D2O के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। D2O एक प्रकार का क्या होता है, भारी जल होता है, जो सामान्यतः रेडियो सक्रियता में काम आता है। और वो कहाँ काम आता है, आपको भी पता होगा कि जब नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया की जाती है, जहां भी परमाणु रिएक्टर बनाए जाते हैं, वहां क्या होता है कि जो अभिक्रियाएं होती है वो बहुत लंबी लंबी चलती है। कहने का मतलब है उसकी स्पीड को डाउन करने के लिए जो भारी जल होता है उसको यूज करते हैं। कहने का मतलब यह है कि परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में किसको प्रयोग में लाया जाता है, भारी जल को ही प्रयोग में लाया जाता है। तो ये इसका क्या हो गया, मेरे पास उपयोग हो गया। अब अपन दोस्तों किसके बारे में पढ़ेंगे, मृदु जल और कठोर जल के बारे में पढ़ेंगे। अब दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, मृदु जल क्या होता है, कठोर जल क्या होता है। भारी जल मैंने बता दिया, मैं यहां से इसको हटा रहा हूं। अगर ऐसा जल जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो लवण होते हैं अगर वो अनुपस्थित है, दोस्तों गौर करना आप, ऐसा पानी या ऐसा जल जिसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम के लवण क्या हो, अनुपस्थित हो, क्या कहलाते हैं, मृदु जल कहलाता है। अगर मैं इसमें बात करूं तो कैल्शियम या मैग्नीशियम के लवण जिसमें उपस्थित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कठोर जल कहलाते हैं। अब ये तो मेरे पास पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, जिस जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण उपस्थित होंगे वो पानी क्या करेगा, अच्छे से कपड़ों की धुलाई नहीं कर पाएगा। अच्छे से धुलाई नहीं कर पाएगा तो साबुन के जो झाग होते हैं वो बन नहीं पाएंगे। तो एग्जाम में प्रश्न आता है कि कौन सा जल साबुन के साथ अच्छी मित्रता दिखाता है, तो साबुन के साथ कौन अच्छी मित्रता दिखाएगा, मृदु जल।
मैं यहाँ लिख रहा हूँ साबुन के साथ क्या बनाता है, झाग बनाता है, जबकि ये साबुन के साथ झाग नहीं बनाता है, ये साबुन के साथ झाग नहीं बनाता है। दोस्तों आपने कई दफा कुछ इस प्रकार से भी नाम पढ़ा होगा, मीठा जल, एक आपने नाम सुना होगा खारा जल, इसी को अपन लवणी जल भी बोलते हैं, सॉल्ट वाटर। आपने देखा होगा कुछ एरियाज, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं वहां का पानी क्या होता है, मीठा होता है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं वहां का पानी क्या होता है, खारा होता है। अगर अपन नागौर साइड की तरफ चले जाए, जोधपुर साइड चले जाए, बाड़मेर की तरफ चले जाए, तो वहां का पानी क्या होता है दोस्तों, लवणी होता है। और वहां के लोगों को कपड़े धोने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि साबुन झाग नहीं बना पाता, जब तक झाग नहीं बनेगी कपड़ों की धुलाई अच्छे से हो नहीं पाएगी। तो एक पॉइंट अपन को समझ में आता है कि कठोर जल कपड़ों को अच्छे से साफ नहीं कर पाएगा। अब अगर बात करें आगे, ये तो मैंने आपको बता दिया कठोर जल और मृदु जल। अब अगर अपन को कठोर जल की कठोरता को दूर करना है तो अपने पास अलग अलग मेथड होते हैं। तो मैं एक बार मृदु जल की कहानी यही क्लोज कर रहा हूं, क्योंकि अपने पास मृदु जल के बारे में इतना ही है। इस कठोर जल की कठोरता को कैसे दूर किया जाए वो अपन को ध्यान में रखना है। तो मैं यहां बात करूंगा किसकी, कठोरता की। दोस्तों कठोरता को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हार्डनेस बोलते हैं, ठीक है। और ये हार्डनेस होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो अपन बोलते हैं अस्थायी कठोरता, और दूसरी दोस्तों मेरे पास क्या होती है, स्थायी कठोरता होती है। कहने का मतलब एक तो मेरे पास क्या होती है, टेम्पोरेरी, और एक मेरे पास क्या होती है, एक मेरे पास टेम्परेरी हार्डनेस, दूसरी मेरे पास क्या होती है, परमानेंट हार्डनेस होती है। अब दोस्तों इन हार्डनेस को अपन को हटाना है। इन हार्डनेस को अगर हटाना है तो अलग अलग तरीके होते हैं, मैं आपको कुछ तरीके बता रहा हूं। एक चीज देखना, स्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता। मैं यहां कुछ पॉइंट लिख रहा हूं, गौर करना दोस्तों एक बार आप। जो अस्थायी कठोरता होती है वो अस्थायी कठोरता मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स की वजह से होती है। मैं यहां लिख रहा हूं कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स के कारण। जबकि जो स्थायी कठोरता होती है पानी के अंदर वो क्या होती है, कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फेट या क्लोरेट के कारण होती है। किसके कारण बताया मैंने दोस्तों, कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण, कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फेट या क्लोरेट के कारण होती है। अब दोस्तों एक बार गौर करना, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। मैग्नीशियम के कार्बोनेट की लिखनी है तो क्या हो जाएगा, MgHCO3, यहां पे लगा देंगे। अगर मुझे सल्फेट और क्लोरेट के बारे में जानना है तो मेरे पास ये हो जाएगा CaCl2, एक हो जाएगा MgCl2, एक मेरे पास हो जाएगा CaSO4, एक मेरे पास दोस्तों हो जाएगा MgSO4। तो कहने की बात मेरे पास दोस्तों इतनी सी है कि जो कठोर होता है पानी, उस पानी में कठोरता का कारण क्या होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम के लवण होते हैं, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। लेकिन वो कौन कौन से लवण होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट हो सकते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोरेट हो सकते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या हो सकते हैं, सल्फेट हो सकते हैं। अब अपन को इसकी कठोरता हटानी है। इनकी कठोरता हटाने के लिए अपने पास कुछ विधियां हैं, उन विधियों को मैं यहां बताऊंगा। अगर मैं बात करूं स्थायी कठोरता मुझे हटानी है तो स्थायी कठोरता हटाने के लिए जिस विधि का नाम है वो मेरे पास है परम्यूटेट विधि। दोस्तों आपको अपन को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि अस्थायी कठोरता किस विधि के द्वारा हटाई जाती है, क्लार्क विधि द्वारा। ये परम्यूटेट विधि द्वारा हटाई जाती है, जबकि ये क्लार्क विधि द्वारा हटाई जाती है। इसको हटाने का एक और अपने पास तरीका है, गर्म करके।
जिस पानी में कठोरता है उस पानी को अपन क्या करेंगे दोस्तों, गर्म करेंगे। गर्म करने से उसकी कठोरता क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। ये आपको चीजें रटनी नहीं है दोस्तों, ये परम्यूटेट हो गया, ये कलार हो गया, मैं आपको अभी ये बताऊंगा चीजें। अब देखना एक बार, सबसे पहले मेरे पास है अस्थायी कठोरता, मुझे हटानी है। अस्थायी कठोरता को कैसे हटाएंगे, मैंने आपको ये बताया कि अस्थायी कठोरता किसकी वजह से होती है, कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की वजह से होती है। और बाइकार्बोनेट्स का फॉर्मूला ये होता है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों मैं इसको क्या करूंगा, गर्म करूंगा। दोस्तों सबसे पहले मैं इसको क्या करूंगा, गर्म करूंगा। मैं जैसे ही गर्म करूंगा आपको पता होगा कुछ पानी उड़ जाता है, तो पानी इसमें से क्या हो गया बताओ, उड़ गया। पानी उड़ गया या फिर पानी अपन वहां निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात रहेगी। जब मैं पानी निकालूंगा तो यहाँ मेरे पास क्या बचेगा, CaCO3। देखना दोस्तों यहाँ मैं इसको खोल के भी लिख सकता हूँ, CaCO3। मैंने यहाँ से Ca लिया और यहाँ से CO3 लिया और वहां मेरे पास क्या आ गया, CaCO3। तो मुझे पता चला कि यहाँ हाइड्रोजन 2 बच गए और CO3 भी मेरे पास 1 बच गया। एक CO3 बच गया, 2 मेरे पास क्या बच गया, हाइड्रोजन बच गया। तो यहाँ मेरे पास ये क्या आ जाएगा, CO, और यहाँ मेरे पास क्या हो जाएगा, H2। आप चेक कर सकते हो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ कार्बन कितना है, 2 है। यहाँ अगर कार्बन अपने पास 2 है तो इस कार्बन को अपन को 2 बनाना है, तो एक ये रहा, 2 कार्बन हो गए दोस्तों मेरे पास, तो ये मेरे पास हो गया। आपको पता है CO2 गैस बन करके क्या हो जाएगी, ऊपर उड़ जाएगी। तो ये मेरे पास इक्वेशन हो गई और पानी मेरे पास क्या हो गया, उसकी कठोरता दूर हो गई। ये तो है गर्म करने के दौरान। गर्म करने के दौरान ऐसा होता है। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया था, अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कलार की विधि बताई थी। और कलार की विधि में अपन क्या करते हैं कि जो मेरे पास कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स होते हैं, उस बाइकार्बोनेट्स के अंदर अपन क्या मिला देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट मिला देते हैं। और देखना दोस्तों क्या परिणाम निकल करके आता है। मैं इसको ऐसे का ऐसा लिख रहा हूं, मैं इसके अंदर क्या मिला रहा हूं, CaCO3 मिला रहा हूं। यहां मैं क्या मिला रहा हूं, CaCO3 मिला रहा हूं। आपको पता होगा दोस्तों पहले यहां से भी CaCO3 बना था, एक CO3 मैंने और जोड़ दिया तो ये क्या बनेगा, 2CaCO3 बन जाएगा, 2CaCO3 बन जाएगा। अब यहां से मेरे पास क्या बनेगा, एक बन जाएगा CO2 और एक बन जाएगा मेरे पास H2। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने एक कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ जोड़ा है तो एक कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा दोस्तों, बढ़ जाएगा ना। ये तो एक तरीका मेरे पास ये होता है अस्थायी कठोरता को दूर करने का, और इसी का नाम क्या होता है, कलार मेथड। अब एग्जाम में प्रश्न आएगा किस प्रकार की कठोरता को दूर करने के लिए कलार की विधि प्रयोग की जाती है, तो आपको याद रखना है अस्थायी कठोरता, और मैंने आपको बता दिया है विद एक्सप्लेनेशन। अब मैं आपको बताऊंगा स्थायी कठोरता कैसे हटाई जाती है। स्थायी कठोरता अगर हटानी है अपन को तो उस विधि का नाम मेरे पास क्या है, परम्यूटेट विधि। उस विधि का नाम मेरे पास क्या है, परम्यूटेट विधि। परम्यूटेट विधि में अपन क्या करते हैं, जो अपने पास कठोर पानी होता है जिसकी अपन को कठोरता हटानी है, ठीक है, और आपको पता होगा उस कठोरता में क्या होगा, इस बार बाइकार्बोनेट्स नहीं रहेंगे। मैंने आपको बताया था, अगर आप देखना पीछे जाकर के, तो मैंने आपको ये बताया था कि अस्थायी कठोरता के अंदर, सॉरी स्थायी कठोरता में कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट होते हैं, उनको हटाने का एक ही तरीका है, उसके अंदर पर क्या मिला देंगे, सोडियम जियोलाइट मिला देंगे। उसके अंदर अपन क्या मिला देंगे, सोडियम जियोलाइट मिला देंगे। जैसे अपन सोडियम जियोलाइट मिलाएंगे उसके जो आयंस होंगे उस पानी के, वो आयंस टूट जाएंगे और वो इधर उधर एक्सचेंज हो जाएंगे। इस सोडियम जियोलाइट का जो प्रयोग होता है वो यही काम होता है, इसके आयंस को क्या करता है, वो एक्सचेंज कर देता है। एक्सचेंज करने से जो कठोरता होती है वो ब्रेक हो जाती है दोस्तों, और वो इधर उधर हो जाएगी। तो कठोरता दूर करने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, स्थायी कठोरता, सोडियम जियोलाइट। अगर आपको इसका फॉर्मूला लिखना तो फॉर्मूला ये होता है NaAlSiO6.H2, और मैंने यहाँ N लिख दूंगा। मतलब यहाँ ये पानी है, ये पानी कितना परसेंट होता है सोडियम जियोलाइट में, वो होता है 22%। ये डाटा आपको दोस्तों याद रखना है, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया कि पानी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का,
मृदु जल और कठोर जल, और किस प्रकार से इसकी कठोरता दूर करते हैं, किस प्रकार नहीं करते हैं, वो सारा मैंने आपको डिटेल में बताया है। अब जो भी डाटा बचा हुआ है पानी का, वो मैं आपको जल्दी जल्दी सारा का सारा बता देता हूँ। उसके बाद में ये चैप्टर अपना क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। आपको जीवन में कभी भी, अब दोस्तों जो भी पॉइंट बचे हुए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ बारी बारी से। अब ज्यादा कुछ बचा नहीं इस टॉपिक के अंदर, मैक्सिमम मैंने कवर करवा दिया है। अब मैं आपको पॉइंट वाइज यहाँ कुछ डाटा बता रहा हूँ। पहला पॉइंट सुनना आप पानी के बारे में। कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपको सीधे पूछे जाएंगे एग्जाम में और सीधे ही आपको याद करना है। वो पॉइंट क्या होता है, पानी जो होता है वो क्या होता है, सुचालक होता है। पानी जो होता है वो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। कहने का मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है, प्रवाहित हो सकती है। आप ये चीज मेरे हिसाब से जानते होंगे दोस्तों। लेकिन आपने ये भी सुना होगा जो शुद्ध जल होता है, वो शुद्ध जल क्या होता है, उदासीन होता है। शुद्ध जल क्या होता है दोस्तों, उदासीन होता है। बहुत अच्छा पॉइंट यहां से निकल करके आएगा दोस्तों, आपको भी अफसोस होगा कि ऐसा कैसे हो गया। गौर करना आप दोस्तों, शुद्ध जल क्या होता है, उदासीन होता है, और उदासीन जल विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। उदासीन जल विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, क्योंकि उसमें जो आयंस होते हैं ये इनका प्रभाव क्या होता है, खत्म हो जाता है, तो ये क्या हो जाएंगे, कुचालक हो जाएंगे अपने पास। अब यहां देखना, मैंने आपको क्या बताया, पानी विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। अब अगर मैं आपको बात करूं सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है, तो दोस्तों आपने पढ़ रखा होगा कि सबसे शुद्ध जल वर्षा का जल माना जाता है। माना जाता है कि नहीं माना जाता है। और दोस्तों आपको भी पता होगा अभी जो टाइम चल रहा है वो बारिश का चल रहा है। कभी आप देखना घर के अंदर पानी बिखरा हुआ पड़ा हुआ है और जो अपनी वायरिंग है वो उस पानी के अंदर है, तो अपने करंट आ सकता है। जबकि आपने तो ये पढ़ रखा है कि वर्षा का पानी शुद्ध होता है, फिर करंट कैसे आ गया, क्योंकि शुद्ध जल तो क्या होता है, उदासीन होता है। और उदासीन होने के बाद उसको क्या होता है, कुचालक। कहने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं होनी चाहिए, जबकि अपन देखते हैं कि वर्षा के जल के अंदर, कहने का मतलब वर्षा ऋतु के अंदर अपन जब दीवार की टच करते हैं तो दीवार से भी करंट आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो शुद्ध जल है, अपन मानते तो है शुद्ध जल है, लेकिन उसके अंदर भी अशुद्धता मिली होती है। कहने का मतलब वो शुद्ध नहीं होता है, अशुद्ध होता है। आपने सुना होगा कि जब पहली बार बारिश आती है वो अम्लीय होती है, तो उस बारिश में क्या होते हैं, SO2 और NO2 की क्या होती है, अशुद्धता होती है कि नहीं होती है दोस्तों। और मैंने आपको लास्ट की वीडियो में ये बताया था कि जो CO2 होता है उस CO2 की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। मैंने आपको बताया था कि अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, तो सल्फर और नाइट्रोजन भी तो अधातु ही होते हैं दोस्तों। जब वर्षा के जल में ये मिले हुए होते हैं तो उसको क्या बना देते हैं, पानी को अशुद्ध बना देते हैं, इसी के कारण अपने करंट आ जाता है दोस्तों। अब अपन क्या करेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे। अब अगले पॉइंट क्या है मेरे पास, वो देखना दोस्तों आप क्या होता है। आपने समुद्र के पानी का नाम सुना होगा, समुद्री जल। मैं यहां से आपको 3 पॉइंट बताऊंगा। मेरे पास समुद्री जल है, समुद्र का पानी है, उस समुद्र के पानी को मुझे पीने योग्य बनाना है। उस समुद्र के पानी को पीने योग्य बनाना है तो कौन सी प्रक्रिया मैं काम में लूंगा। पहला पॉइंट तो ये मेरे पास। दूसरा पॉइंट ये है कि मुझे समुद्र के जल से नमक की प्राप्ति करनी है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों समुद्र का जल लवणीय होता है, तो उससे क्या बनता है, लवण। लवण का होता है नमक, तो वो किस प्रक्रिया के दौरान बनेगा। तीसरा पॉइंट ये है कि समुद्र के जल को मुझे शुद्ध करना है, तो शुद्ध अपन किस विधि से करेंगे। तो आप गौर करना दोस्तों, अगर आपको समुद्र के जल को शुद्ध करना है, दूसरा है पीने योग्य बनाना है, तीसरा है समुद्र के जल से मुझे क्या करना है, नमक की प्राप्ति करनी है। अगर शुद्ध करना है तो मुझे कौन सी विधि अपनानी पड़ेगी, आसवन विधि, जिसको अपन दोस्तों इंग्लिश में डिस्टिलेशन बोलते हैं। पीने योग्य बनाना है तो अपन कौन सी प्रक्रिया काम में लेंगे, क्लोरीनीकरण। इसका इंग्लिश में और हिंदी में दोस्तों यही होता है, क्लोरिफिकेशन बोल देंगे इंग्लिश में और हिंदी में क्लोरीनीकरण बोल देंगे। अगर मुझे नमक की प्राप्ति करनी है समुद्र के जल में, तो इस विधि का नाम क्या होगा मेरे पास, वाष्पीकरण। दोस्तों गौर करना, आसवन क्या होता है, क्लोरीनीकरण क्या होता है, वाष्पीकरण क्या होता है। आपको पता होगा जब गर्मियों के टाइम के अंदर, गर्मियों में टाइम के अंदर जब सूर्य का ताप समुद्र में गिरता है तो पानी तो ऊपर वाष्प बन के उड़ जाता है और नीचे केवल क्या बनते हैं, जो नमक के क्रिस्टल होते हैं वो बच जाते हैं, तो ये वाष्पीकरण हो गया मेरे पास। क्लोरीनीकरण क्या होता है,
एक प्रक्रिया होती है जिसमें क्लोरीन गैस की प्रवाहित किया जाता है, जिससे पानी क्या हो जाएगा, पीने योग्य हो जाएगा। आसवन विधि में क्या होता है, गौर करना दोस्तों एक बार आप, यहाँ मेरे पास समुद्री जल है, यहाँ मेरे पास क्या है, समुद्री जल है। आप भी जानते हो दोस्तों समुद्री जल में नमक और क्या होता है, पानी होता है, और दोनों का जो क्वथनांक बिंदु होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो अलग अलग होता है, आप भी जानते हो। तो इसको अपन जैसे ही गर्म करेंगे तो अपने पास इसकी एक वाष्प बनेगी पानी की, उस पानी को अपन क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। वो पानी जो वाष्प बन के अलग हुआ है वो पूरा का पूरा क्या है, शुद्ध पानी है, और यहाँ मेरे पास क्या बचेंगे, नमक के क्रिस्टल बन जाएंगे। जो पानी हुआ है वो मेरे पास क्या हो गया, शुद्ध हो गया। ये मेरे पास क्या होती है, आसवन विधि। अगर दोस्तों इसी प्रक्रियाओं को अपन को डिटेल में पढ़ना है तो मैं आने वाले दिनों में आपको मिश्रण के पृथक्करण की विधियां बताऊंगा, तो वहां पर बहुत अच्छे लेवल से टच करेंगे। ये मत समझना कि सर ने आसवन अच्छे लेवल से नहीं बताया, क्योंकि अभी इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है, अपन जल्द बढ़ रहे हैं तो ज्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, इसी के चलते मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। अब आगे पॉइंट देखना आप दोस्तों, अगर मुझे जल के प्रवाह की दर मापनी है, जैसे मान लो मेरे पास पाइप है और पाइप को अपन आगे से इसके एरिया को कम करते हैं तो उसमें पानी प्रवाहित होता है, कई बार उसकी प्रवाह की दर ज्यादा होती है, कई बार क्या होती है, कम होती है। उसके प्रवाह की दर अपन किस यंत्र से मापते हैं, उसका नाम है वेंचुरी मीटर। उसका नाम क्या है दोस्तों, वेंचुरी मीटर। प्रश्न दोबारा सुनना, जल के प्रवाह की दर किस यंत्र से मापी जाती है, वेंचुरी मीटर। दूसरा प्रश्न सुनना दोस्तों आप, जल के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना किस यंत्र से की जाती है, जल के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना किस यंत्र से की जाती है, उसका नाम है हाइड्रोमीटर। उसका नाम दोस्तों क्या है, हाइड्रोमीटर। अब मेरे पास तीसरा पॉइंट सुनना आप दोस्तों, तीसरा पॉइंट ये है, वायुमंडल में आपको पता होगा वर्षा ऋतु के समय अपने वायुमंडल में आर्द्रता आ जाती है, उस आर्द्रता को, क्योंकि वो आर्द्रता एक प्रकार से पानी का ही रूप होता है दोस्तों, तो उस आर्द्रता को अपन किससे मापेंगे, उस आर्द्रता को अपन मापेंगे हाइग्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से। तो ये तो क्या होता है, ध्वनि तरंगों की गणना करता है पानी के अंदर, ये जल के प्रवाह की दर मापता है, और ये क्या करता है, वायुमंडल में आर्द्रता बताता है। ये मेरे पास 3 उपकरण थे, वो मैंने दोस्तों आपको बता दिए। अब अपन थोड़ा सा आगे मूव ऑन करते हैं। अब आगे मूव ऑन करेंगे, मैं आपको बताऊंगा पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। पानी का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, और पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है। दोस्तों एक बार गौर करना आप, बॉइलिंग पॉइंट को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, क्वथनांक बिंदु बोलते हैं। अगर मैं बात करूं मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, गलनांक बिंदु बोलते हैं। जबकि फ्रीजिंग पॉइंट को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, हिमांक बिंदु बोलते हैं। अब आपको भी पता होगा दोस्तों पानी किस टेम्परेचर पर उबलने लगता है, तो आपको मेरे हिसाब से दोस्तों पता होगा इसका आंसर जो होगा वो होगा 100 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि 0 डिग्री सेल्सियस को जब अपन केल्विन में चेंज करते हैं तो 273 क्या करते हैं दोस्तों, ऐड करते हैं, तो ये डाटा मेरे पास क्या आ जाएगा, 373 केल्विन पे आ सकता है। और इसका एक और होता है मेरे पास 80 रोमर भी होता है। मैं आपको ये सारे बताऊंगा, ये पैमाने होते हैं डिग्री सेल्सियस, केल्विन और रोमर, जब अपन टेम्परेचर वाला चैप्टर पढ़ेंगे। एक बार आप थोड़ा सा पेशेंस रखना दोस्तों। अब अगर मैं बात करूं गलनांक बिंदु की, कहने का मतलब है कि मेरे पास बर्फ रखी हुई है दोस्तों, बर्फ का टेम्परेचर कितना होता है, वो या तो 0 से कम होता है या फिर क्या होता है 0। कहने का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जल भी हो सकता है और वो बर्फ भी हो सकता है। कहने का मतलब वो पिघलना किस टेम्परेचर पे स्टार्ट करती है, तो वो किस टेम्परेचर पे स्टार्ट करेगी पिघलना, 0 डिग्री सेल्सियस पे। मेरे हिसाब से दोस्तों समझ आ गया होगा। और इसका कितना होता है 273 केल्विन, और ये क्या होता है मेरे पास 0 रोमर। इसको ओआर मत पढ़ना दोस्तों, ये है 0 रोमर। अगर मैं बात करूं हिमांक बिंदु, कहने का मतलब है पानी किस टेम्परेचर पर जमना स्टार्ट होता है, तो वो मेरे पास क्या है 0 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही बर्फ बनना स्टार्ट होती है। अगर मैं बात करूं 1 डिग्री सेल्सियस, बर्फ नहीं बनेगी।
नहीं बनेगी ना, तो स्टार्ट कहाँ से होता है 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये भी कितना हो जाएगा 273 केल्विन, और ये कितना हो जाएगा 0 रोमन हो जाएगा। ये मेरे पास डाटा थे। अब दोस्तों एक दो डाटा और बताता हूं और इस चैप्टर को खत्म करता हूं दोस्तों मेरी तरफ से। आपने एक नाम पढ़ा होगा विशिष्ट ऊष्मा। अगर दोस्तों आपने नहीं भी पढ़ रखा है तो मैं आपसे ऐसी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपन जब ऊष्मागतिकी वाला चैप्टर पढ़ेंगे मैं वहां आपको बहुत अच्छे लेवल से इसको टच करूंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं। विशिष्ट ऊष्मा किसको बोलते हैं? एक ऐसे मान के चलना दोस्तों, मेरे पास ये कोई कोयला है, ये मेरे पास क्या दोस्तों कोयला है। अब दोस्तों आपको भी पता होगा कि मेरे पास एक तो 1 किलो कोयला है और एक मेरे पास 5 किलो कोयला है, तो मुझे किससे ज्यादा एनर्जी मिलेगी, किससे मुझे ज्यादा ऊष्मा मिलेगी, किससे मुझे ज्यादा हीट मिलेगी? तो आपको भी पता है कि जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ही मुझे क्या मिलेगा, ऊष्मा मिलेगी। और हीट को मैं किससे डिनोट करूंगा, यहाँ क्यू से करूंगा, तो क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी हो जाएगा, मास की। कहने का मतलब जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतनी ही मेरी क्या होगी, ऊष्मा होगी। मैं विशिष्ट ऊष्मा की बात नहीं कर रहा हूं, उतनी मेरे पास क्या होगी दोस्तों, ऊष्मा होगी। और जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा और उतनी ज्यादा मेरे पास क्या होगी, ऊष्मा होगी। जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी मेरे पास क्या हो जाएगी, ऊष्मा होगी। अब यहां देखना दोस्तों एक बार आप, पहला पॉइंट ये दूसरा पॉइंट, दोनों को मैं क्या एक साथ ऐसे नहीं लिख सकता, एम डेल्टा टी। एम डेल्टा टी हो गया, मैं यहां से इसकी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो यहां मेरे पास आ जाएगा सी एम डेल्टा टी, यहां मेरे पास ये हो जाएगा क्यू एम सी डेल्टा टी। ये जो मैंने यहां सी लिखा है ये मेरे पास क्या होता है, विशिष्ट ऊष्मा होता है। ये जो मैंने सी लिखा है ये क्या होता है मेरे पास, विशिष्ट ऊष्मा। तो सी का फॉर्मूला क्या हो गया, सी बराबर क्यू बटा एम डेल्टा टी। अब अपन जल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, 4200 केजी जूल प्रति केजी डिग्री सेल्सियस। ये मेरे पास क्या होता है, जूल प्रति केजी केल्विन, इसको अपन को क्या करना है, केजी केल्विन करना है। जूल प्रति केजी केल्विन होता है, ये जल की क्या होती है मेरे पास, विशिष्ट ऊष्मा होती है। ये आपको अपनी मेमोरी में सेव करना है डाटा। ये तो मेरे पास है 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास। अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास की बात करूं तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जल बर्फ के रूप में होता है, तो बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है दोस्तों, 2100 जूल प्रति केजी केल्विन। ये मेरे पास दोस्तों ये डाटा होता है। दोस्तों अब आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो आप प्लीज इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।